नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग वर्ग 6 में चल रहे हैं और आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से एक कविता को देखेंगे। ये जो कविता है बच्चों, ये है बाल लीला, यानी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला पर आधारित सूरदास जी के द्वारा लिखित ये कविता है। बच्चों, पहले ये बताइए कि जब कभी आप कुछ गलती करते हैं, शैतानी करते हैं और माँ पूछती है क्या तुमने ये किया है, तो आप झट से बोलते हैं नहीं, मैंने ये नहीं किया है ना। माँ को उलझाने के लिए, माँ को अपनी बात को साबित करने के लिए और भी कई झूठ आप बोल देते हैं, है ना। ऐसा करते हैं ना। हाँ, तो जब भगवान श्री कृष्ण बहुत छोटे थे तो एक बार उन्होंने माखन चुराया और माखन उनका सबसे प्रिय भोजन था। वो बहुत माखन खाना पसंद करते थे और जब भी मैया माखन निकालती थी और उसे सोचती थी कि मैं रख दूं इस कृष्ण से छुपाकर, तो वो क्या करते थे, अपने सभी मित्रों के साथ मिलकर, बाल मंडली पूरी मिलकर जाती थी और किसी न किसी विधि से, चाहे वो कहीं भी रखा हो माखन, वो क्या करते थे, वहाँ तक पहुँच ही जाते थे। तो आज भी वैसा ही कुछ हुआ है और इस कविता में देखिए क्या क्या हो रहा है और कन्हैया कृष्ण कैसे अपनी माँ को बातों में उलझा रहे हैं और कन्हैया कैसे अपनी माँ को बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कृष्ण की बाल लीलाओं पर आधारित ये कविता बाल लीला। चलिए, ये जो कविता है बच्चों, ये है, आप कभी कभी इसे गाने के रूप में भी आपने सुना है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पाछे मधुवन मोही पठायो, चार पहर बंसी बट भटक्यो सांझ परे घर आयो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। कह रहे हैं कृष्ण कि मैंने माखन नहीं खाया है, क्योंकि सुबह सुबह यानी जैसे ही भोर होता है, गैयों के पीछे आप मुझे मधुवन यानी कि जंगल भेज देती हैं। ये मधुवन वहाँ है जहाँ कृष्ण गाय चराने जाते थे, तो मधुवन मुझे भेज देती हैं और चारों पहर बंसी बजाते बजाते मैं गैयों को चराता हूँ और सांझ होने के बाद ही मैं घर वापस लौटता हूँ। तो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मतलब मैं तो दिन भर रहता ही नहीं घर में, तो कैसे मैं माखन खा सकता हूँ। मैं तो सुबह सुबह उठता हूँ और गैयों के पीछे चला जाता हूँ, तो कब मैं माखन खाया, है ना। चलिए आगे की कविता देखिए। कृष्ण कह रहे हैं, मैं बालक बहियन को छोटो, मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के ही विधि पायो, छीको के ही विधि पायो, ग्वाल बाल सब बैर परे बरबस मुख लपटायो। मैं बालक बहियन को छोटो, मैं तो छोटा सा बालक हूँ, मेरे छोटे छोटे हाथ हैं, मेरी बाहें भी छोटी छोटी हैं। छीको के ही विधि पायो, ये जो छींका आपने टांग कर रखा है, दही का छींका, ये मैं कैसे आप पा सकता हूँ, मैं कैसे वहाँ तक पहुँच सकता हूँ। और ये जो ग्वाल बाल सब मेरे मित्र हैं ना, ये सब मुझसे बैर पड़े हैं, यानी कि मुझसे थोड़ी सी दुश्मनी रखते हैं या मुझे सताते हैं और मेरे मुख में मक्खन उन्होंने ज़बरदस्ती लगा दिया है। ग्वाल बाल सब बैर पड़े बरबस मुख लपटायो, यानी कि उन्होंने शरारत से मेरे मुंह पर, गालों पर मक्खन लगा दिया है, जिसे आप देख रही हैं। तो आप कह रही हैं कि मैंने मक्खन खाया है, तो कन्हैया ने तो मक्खन खाया है और मुंह पे भी लगा हुआ है, लेकिन वो अपनी बातों को झुठला रहे हैं, वो सच्चाई को झुठला रहे हैं, अपनी बातों से मैया को
मना रहे हैं कि नहीं, वो यकीन दिलवाना चाहते हैं मैया को कि मैंने माखन नहीं खाया है। तो मैं बालक बहियन को छोटो छीको के ही विधि पायो, ग्वाल बाल सब बैर पड़े बरबस मुख लपटायो। कितनी सुंदर कविता है ना बच्चों। देखिए, चलिए आगे देखते हैं। तू जननी मन की अति भोरी, इनके कहे पति आयो, जिय तेरे कुछ भेद उपजी हैं, जानी परायो जायो। तू जननी मन की अति भोरी, माँ तुम तो जननी हो, तुमने मुझे जन्म दिया और बहुत ही मन की भोली हो। इनके कहे पति आयो, क्या आप दूसरों की बातों को मान ले रही हैं? जिय तेरे कछु भेद उपजी हैं, क्या आप मुझसे भेद कर रही हैं और क्या आप मुझे पराया जान रही हैं? तो तू जननी मन की अति भोरी, बहुत ही भोली है माँ, और आप इनके झूठे बातों को सच मत मानिए। या जिये तेरे कुछ भेद उपजी हैं, क्या आपके मन में मेरे प्रति कोई भेद है, भेदभाव उपज रहे हैं? तो आप मुझे पराया जान रही हैं क्या? तो माँ को इस तरह की बात बहुत दुखी कर गई। देखिए फिर क्या हुआ। यह ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो, सूरदास तब बिहसी यशोदा, लेउर कंठ लगायो। यह ले अपनी लकुटी कमरिया, कन्हैया नाराज होकर कंबल और लाठी जो वो गाय चराने के समय लेकर जाते थे, वो लेकर उन्हें दे देते हैं। ले लो अपनी लकुटी कमरिया, कंबल और लाठी ले लो, बहुत ही नाच नचायो, आपने मुझे बहुत परेशान किया है। सुबह सुबह मुझे भेज देती हैं गाय चराने और अभी कह रही हैं कि मैंने मक्खन खाया है घर से चुरा कर। तो सूरदास तब बिहसी यशोदा, और इस कविता को जो जिन्होंने लिखा है सूरदास ने, वो कहते हैं कि यशोदा उस समय बिल्कुल व्याकुल हो जाती हैं। अरे ये तो मेरा बेटा नाराज हो रहा है। और लेउर कंठ लगायो, तुरंत उसे अपने गले से, हृदय से लगा लेती हैं। बच्चों, यहाँ आप देख रहे हैं कि कन्हैया गलती भी किए हैं और माँ से नाराज़ भी हो रहे हैं। माँ ये कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि उसका बच्चा उससे नाराज़ हो जाए? तो वो बिल्कुल कन्हैया को गले लगा लेती हैं और वो ये नहीं जताना चाहती कि ये जो कह रहे हैं कि कुछ भेद उपज है, क्या कुछ भेद है मन में और तुम मुझे पराया जान रही हो। कोई माँ अपने बच्चे को पराया नहीं समझ सकती। तो इस बात से यशोदा मैया बिल्कुल व्याकुल हो गई और उन्होंने जल्दी से कन्हैया को गले लगा लिया। तो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, है ना बड़ी सुंदर सी कविता। और कृष्ण के अनन्य भक्त सूरदास जी ने इस कविता को लिखा है और कितनी सुंदर कविता है। बच्चों, इस कविता में एक वात्सल्य और ममत्व, यानी कि बचपन का शरारत और माँ की ममता दोनों नज़र आ रही है। चलिए आगे देखिए। बच्चों, इस पाठ में कुछ कठिन शब्द भी हैं। इन शब्दों के अर्थ भी आपको ज़रूर जानने चाहिए कि इन शब्दों के क्या अर्थ हैं, क्योंकि ये जो कविता लिखी गई है ये सूरदास जी ने ब्रज भाषा में लिखी है। तो देखिए, भटक्यो यानी कि भटक्यो का अर्थ है भटकना। बहियन, बहियन का अर्थ है बाह। परायो यानी कि दूसरा, पराया का अर्थ होता है ना जो अपना नहीं हो, अपना पराया हम लोग कहते हैं ना। लकुटी यानी छोटी सी लाठी, बिहसी मतलब हंसकर, और छीको, छीको क्या होता है बच्चों? ये रस्सी से बनी एक मटके को या फिर किसी सामान को सहारा देने के लिए एक
छत से लटकाने के लिए एक जाल जैसा बनाया जाता है और उस पर कुछ चीज़ें रखी जाती हैं ताकि बच्चों से और बिल्ली या चूहे से उसे बचाया जा सके। तो रसोई घर में आज के समय में भी ग्रामीण परिवेश में रसोई घर में या और किसी जगह पे इस तरह के छींके लटकाए जाते हैं और उसमें दूध, दही, मक्खन ये सारे चीज़ें रखी जाती थीं। तो ये छींको उसी को कहा गया है। और आपने इस पाठ में अगर आपको लग रहा है कि कुछ और भी शब्द हैं जो कठिन हैं तो उसको अपने पुस्तिका में ज़रूर लिखिए और अपने शिक्षक से उसके अर्थ जानने का प्रयास कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों, आप ये बताइए कि अपने साथियों द्वारा लगाए आरोपों को गलत बताने के लिए कृष्ण अपनी माँ के सामने कौन कौन से तर्क रखते हैं? बताइए बताइए। माँ को वो कैसे बहला रहे हैं, कैसे कैसे माँ को वो बता रहे हैं कि मैंने माखन नहीं खाया है। इसके लिए उन्होंने क्या क्या तर्क दिए, क्या क्या बहाने बनाए। सोचिए और सोच सोच कर जल्दी से बताइए और अपनी पाठ्य पुस्तक में भी लिखिए और देखिए कि हमने जो लिखा है क्या आपने भी यही सोचा है। देखिए, श्री कृष्ण भांति भांति के तर्क देकर अपनी माँ को आश्वस्त करना चाहते हैं कि उन्होंने माखन नहीं खाए। कन्हैया का पहला तर्क है कि माँ, तुम तो मुझे सुबह होते ही गायों की रखवाली के लिए मधुवन भेज देती हो, फिर मैं तो गायों के साथ शाम को ही घर लौट पाता हूँ, फिर मैं माखन कब चुराता हूँ। कहा था ना उन्होंने। हाँ, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। और ये भी कह रहे हैं कृष्ण कि दूसरी बात कि यह माखन का जो मटका है वह छींके पर लटका है, वहाँ तक मेरी छोटी बाँह पहुँच ही नहीं पाएगी। और तीसरी बात तो मैं यह कि ग्वाल बाल मुझे बदनाम करने के लिए यानी मुझसे शरारत करने के लिए मेरे मक्खन जो है मेरे मुंह पर लगा देते हैं और तुम तो इतनी भोली हो कि इनकी बातों में आ जाती हो। ये सारे बहाने कन्हैया मना रहे हैं, अपनी माँ को बता रहे हैं। तो वो अपनी बात को सही साबित करना चाहते हैं कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, है ना। चलिए आगे देखते हैं। कन्हैया अपने बचाव में अंतिम अस्त्र फेंकते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे मन में भी कुछ भेद है, क्योंकि मैं तो तेरा बेटा हूँ ही नहीं, मुझे जन्म देने वाली माँ तो और है कोई, फिर तुम मुझ पर कैसे विश्वास करोगी। जब कन्हैया देखते हैं कि मेरी माँ जो हैं वो मेरी किसी बात को सच नहीं मान रही हैं, वो चुपचाप मुस्कुरा रही हैं और वो सही जो मैं कह रहा हूँ, झूठ को सच बता रहा हूँ, उसको तो मान ही नहीं रही हैं। तो वो अंतिम जो बात उन्होंने ऐसी कही कि वो माँ को दुखी कर सकती है, दुखी उस माँ को किया उस बात ने। और माँ को उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ क्या, और इसलिए आप मुझ पर विश्वास नहीं कर रही हैं। तो ऐसी बात तो कोई भी माँ नहीं सुन सकती है। और वो कृष्ण को उन्होंने जल्दी से गले लगा लिया कि नहीं, तुम तो मेरे ही बेटे हो और ऐसा कोई भेदभाव मेरे मन में नहीं है। तो इसलिए कन्हैया बड़े खुश हो जाते हैं कि मेरी माँ तो मान गई, यानी मैंने जो झूठ बोला उसको माँ ने सच मान लिया। तो कन्हैया अपने बालपन के नटखट बातों में माँ को उन्होंने मना ही लिया। चलिए आगे देखिए। बच्चों, नीचे कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, इन पंक्तियों से बाल लीला के पदों को छांट कर लिखिए और जिनका भावार्थ उन पंक्तियों में दिया गया है। कहने का अर्थ है कि यहाँ कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं और उन पंक्तियों से आपको उस कविता को छांटना है और
उसका भावार्थ यहाँ दिया गया है। चलिए देखिए तो क्या आप इसे बना सकते हैं। माँ मैं अभी बहुत छोटा हूँ, छोटी छोटी मेरी बाहें हैं, छींका मैं किस तरह पा सकता हूँ। माँ मेरे दोस्त अभी दुश्मन बन बैठे हैं, मेरे मुंह पर ज़बरदस्ती मक्खन लगा दिए हैं। तो ये जो भावार्थ है बच्चों, ये कविता की किस लाइन में था? क्या आप इसे बता सकते हैं या आप इसे गा सकते हैं? गा कर देखिए और कविता को याद करके देखिए कि ये लाइन कहाँ थी। बताइए बताइए। चलिए हम लोग देखते हैं कि ये कौन सी लाइन में इस कविता को लिखा गया था जिसका भावार्थ यहाँ दिया गया है। देखिए, मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के ही विधि पायो, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बर बस मुख लपटायो। मैं बालक बहियन को छोटो, मेरी बाहें जो हैं वो भी छोटी छोटी हैं, मैं तो बच्चा हूँ। और मैं छीको यानी छींका मैं किस तरह से उतार सकता हूँ, है ना? यही तो था उस भावार्थ में। तो चलिए अगले भावार्थ की तरफ चलते हैं। माँ अपनी यह लाठी और कंबल लो, तूने मुझे बहुत परेशान किया है। इस पर यशोदा हंसकर कृष्ण को गले लगा लेती हैं। देखिए कहाँ है ये कविता की लाइन जिसमें ये भावार्थ छिपा हुआ है। चलिए हम लोग कविता को देखते हैं। कविता को देखिए और बताइए। मैया ये ले अपनी लखुटी कमलिया, है ना? और सूरदास तब बिहसी यशोदा, लेउर कंठ लगायो। ये उसी लाइन में उस कविता का भावार्थ जो है वो छुपा हुआ था। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। बच्चों अब आपको निम्नलिखित पद का अर्थ अपनी मातृभाषा में लिखना है। तो आप बताइए कि इस पद को आप कैसे अपनी मातृभाषा में लिखेंगे। आगे जो पद दिए गए हैं उनको आपको पढ़ना है और उसके भावार्थ या उसके जो अर्थ हैं उसको आप अपनी भाषा में लिखिए। आप कैसे लिखेंगे? वही बात है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा भी है, तो इसे तो आप बहुत ही अच्छे से लिख सकते हैं। मैं बालक बहियन को छोटो, छींको के ही विधि पायो, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो। कि मैं तो अभी छोटा बच्चा हूँ, बालक हूँ और मेरी बाहें, मेरे हाथ भी छोटे छोटे हैं, तो मैं छींका को किस तरह से उतार सकता हूँ। और ये जो ग्वाल बाल हैं ये सब शरारत करते हुए मेरे पीछे पड़े हैं, इन्होंने ही मेरे मुख पर माखन लगा दिया है। तो देखिए क्या आपने इसी तरह लिखा है? माँ मैं तो बच्चा हूँ, मेरे हाथ भी छोटे छोटे हैं, ऊंचे सीख को मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। ये ग्वाल के बच्चे मुझसे दुश्मनी पाल रखे हैं और माखन खाए वे तथा ज़बरदस्ती मेरे मुंह पर लगा दिया जिससे मैं चोर साबित हो जाऊं। ये है जो आप अपने भाषा में भी लिख सकते हैं। चलिए अगले पद की तरफ चलते हैं। तू जननी मन की अति भोरी, तू जननी मन की अति भोरी, इनके कहे पति आयो, जिया तेरे कछु भेद उपजी हैं, जानी पर आयो जायो। आपने कविता पढ़ते समय इस कविता के भावार्थ को बहुत अच्छी तरह सुना है। आप बताइए और जल्दी से आप अपने पाठ्य पुस्तक में भी लिख लीजिए कि इसका भावार्थ क्या होगा। आप अपने शब्दों में लिखिए बच्चों, आप कैसे इसे लिखेंगे लिखिए और जल्दी जल्दी आप आगे देखिएगा कि इसके सही अर्थ कैसे लिखे जा रहे हैं।
माँ तो मन की अति भोली है, इससे तो इनकी बातों पर विश्वास कर ली, है ना। और तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति कुछ भेद उत्पन्न हो गया है, क्योंकि तुम मुझको पराया का पुत्र मान रही हो। क्या ऐसी बात है? वो अपनी माँ को बिल्कुल निरुत्तर कर देते हैं, यानी कि वो अंतिम अपने कोशिश को करते हैं कि ऐसा कहने से शायद मेरी माँ पिघल जाए और शायद मेरे झूठ को सच मान ले। और ऐसा ही हुआ, माँ तो बिल्कुल ही पिघल गई और उसने कन्हैया को गले भी लगा लिया। तो ये तो बहुत ही वात्सल्य से भरा हुआ और बहुत बचपन की नटखट लीलाओं से भरा हुआ ये कविता आपने अभी देखा। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों, निम्नलिखित शब्दों को स्थानीय बोली में क्या कहते हैं? आप ये बताइए बच्चों। जैसे हमने कुछ कठिन शब्द के अर्थ हम लोगों ने जाने थे, तो उसी तरह से ये जो शब्द दिए गए हैं, इसके कुछ आपकी स्थानीय भाषा में, स्थानीय बोली में भी कुछ कहा जाता होगा। तो भटक्यो, बहियन, सिक्खो, परायो और लुकटी, इसको और क्या क्या कहा जाता है बच्चों? जैसे भटकियों को हम लोग क्या कहते हैं? भटकना, इधर उधर भटकना, है ना। बहियन को बाँह भी कहा जाता है, बाहें, हाथ। परायो, जिसको कि जो दूसरे लोग होते हैं उनको पराया कहा जाता है ना। और लुकटी का अर्थ होता है लाठी। तो लाठी को और आपके यहाँ कौन सी भाषा में, आपके स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो आप बताइए कि आप यहाँ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, और हम लोग देखेंगे कि हमारी स्थानीय बोली में इसे क्या कहते हैं। हमारी स्थानीय बोली में इसे क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। भटक्यों का अर्थ भटकते रहा, बहियन का अर्थ है बाँह, सिक्को जिसे छीका सीका भी कहते हैं, परायो पराया, लुकटी जिसको लाठी या डंडा भी कहते हैं। बच्चों, आज हम लोगों ने कन्हैया, जिन्हें कान्हा, मनमोहन, कृष्णा, है ना, बहुत सारे नामों से हम लोग जानते हैं, और उनकी बचपन की जो बाल लीलाएं हैं उनमें से एक लीला पर आधारित ये बाल लीला की कविता हम लोगों ने देखी। क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि कन्हैया जो हैं वो एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही नटखट और बहुत ही चंचल बालक थे। और उनके द्वारा जो बाल क्रीड़ाएं की गई थी, खेल, और उनके द्वारा जो बचपन में शरारतें की गई थीं, और उनके द्वारा जो बचपन में उनके साथ उनकी जो घटनाएं थीं, उनकी बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी कविताएं, बहुत सारे गीत और बहुत सारी कहानियाँ हैं, और जिन्हें पढ़ते हैं और बहुत सारे लोग उससे बहुत ज्ञान प्राप्त करते हैं, और बहुत वो मज़ेदार भी है। और हिंदी साहित्य में इन सभी रचनाओं का एक बड़ा स्थान है। और जिन्होंने इस कविता को लिखा था, सूरदास, वो कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। और सूरदास चूँकि वो देख नहीं पाते थे, लेकिन वो रचना करते थे अपने मन की आँखों से, यानी कि आँखें तो उनकी थी नहीं, लेकिन उन्होंने कृष्ण के रूप का वर्णन, उनकी शरारतों का वर्णन अपनी कविताओं में किया था। और इस तरह से उनकी कविताएं हम लोग आज भी पढ़ते हैं और सुनते हैं, गाते हैं, गुनगुनाते हैं। बच्चों, ऐसे ही कन्हैया की और भी कहानियों को, कविताओं को आप ढूंढिए और पढ़िए, और देखिए कि ये कितना अद्भुत है, अनोखा है। बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, बहुत सारी जानकारियों के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शरारतें कम किया कीजिए। नमस्कार।